हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है दोस्तों टेक्स्ट बुक ने। टेक्स्ट बुक दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 520 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यानी कि आपको लगभग हर प्रकार के इंडिया के जो भी एग्जाम्स होते हैं सभी के मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। 38,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो अगर आप टेक्स्ट बुक पास ले लेते हो तो। यहाँ पर आपको 13 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का एक ग्रुप मिल जाएगा, जिससे आप कंपटीशन कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से परख सकते हो। टेक्स्ट बुक पर दोस्तों CUET के एग्जाम के लिए भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिया गया है। तो अगर आप चाहते हो इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो तो आप CUET की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो मॉक टेस्ट सॉल्व करके। आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास ले लेना है। अभी के लिए सिंपली कूपन कोड यूज करना है MJT, आपको मिल जाएगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। यहाँ पर आप CUET का टेस्ट सीरीज तो ले ही पाएंगे, बाकी भी जो भी इंडिया के एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट को भी आप एक्सेस कर पाएंगे। तो यूज द कोड MJT एंड गेट 10% डिस्काउंट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बात करते हैं दोस्तों कल के दिन के क्वेश्चंस की, कहीं आप इसे भूल ना जाओ। क्विकली कर लेते हैं रिवीजन। भारत का पहला ओवर द टॉप मंच शुरू करने जा रहा है केरल। भारत का पहला सरकारी होगा, एक प्रकार से सरकारी, भारत का पहला सरकारी ओवर द टॉप या कहें OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है केरल। स्काई रूट जो कि भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, इसने दोस्तों विक्रम-1 रॉकेट का सफल परीक्षण किया हुआ है। और निकहत जरीन जो कि भारतीय मुक्केबाज हैं, इन्होंने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत ली हुई है। इंडिगो के नए CEO बनाए गए पीटर एल्बर्स और वेस्ले मॉर्गन के द्वारा लिखी गई पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस के लिए इनको विलियम कोल्बी पुरस्कार मिला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने किसानों के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है, खास करके जो धान की खेती करेंगे ऐसे किसानों के लिए। अमेरिका दोस्तों, अमेरिका के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर अभी हाल ही में पौधे उगाए हुए हैं। भारत में अप्रैल 2022 में डाटा आया है कि थोक मुद्रा स्फीति जो है वो 24 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दी है, 15.08% को क्रॉस कर दी है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। भारतीय एयरटेल के नए MD और CEO गोपाल विट्ठल बनाए गए। ये पिछली बार भी थे, इस बार भी इनको बना दिया गया है। तो ये तो कल के दिन के टॉप 10 क्वेश्चंस थे जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिवस 21 मई को मनाया गया? तो 21 मई को दोस्तों ये 3 दिवस मनाए गए हैं, आतंकवादी विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा आपका, एक एक करके हम लोग जानेंगे। अच्छा, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि लास्ट डे का क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं बताया मैंने, वो मैं अब से लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? तो वीडियो के एंड में उसको हम लोग देखेंगे कि लास्ट डे का क्वेश्चन का आंसर क्या था, वहीं पर क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आतंकवादी विरोधी दिवस से। आतंकवादी विरोधी दिवस भी दोस्तों 21 मई को मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी लिट्टे के द्वारा। लिट्टे दोस्तों एक आतंकवादी संगठन है और ये तमिलनाडु और श्रीलंका में एक्टिव था उस टाइम पर, ठीक है? तो इसी के आतंकवादियों के द्वारा दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। कहाँ पर? तमिलनाडु के श्री पेरुबंदूर में। कांग्रेस पार्टी के लिए ये प्रचार करने गए थे वहां पर इलेक्शंस के लिए, और वहां पर ह्यूमन बम बन करके इनकी हत्या कर दी गई थी। एक महिला ह्यूमन बम बन के गई इनके पास और फूल माला पहनाने के चक्कर में वहां पर अपने आप को ब्लास्ट कर ली थी। 1991 की ये घटना है, ये आपको याद रखना है। तो इसी वजह से 21 मई को दोस्तों दुनिया भर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत ने इनिशिएटिव लिया और आतंकवाद विरोधी दिवस मनाना शुरू किया। राजीव गांधी जी दोस्तों ये 40 साल की उम्र में PM बने थे और PM बनने वाले सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति थे भारत के। अगला देखते हैं, इंटरनेशनल टी डे। इसी दिन 21 मई को ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। चाय तो आप जानते ही हो, दुनिया का सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है चाय। तो इसको भी 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 2005 में भारत के ही इनिशिएटिव से ये मनाया जाना शुरू हुआ था।
शुरुआत 2015 से हुई हालांकि, लेकिन 2005 में पहली बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया था। लेकिन आगे चल करके भारत ने 2015 में प्रस्ताव दिया यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को, और इसके द्वारा फिर मनाया जाना शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। चाय दोस्तों ये कैमलिया सिनेसिस पौधे का बना हुआ एक पेय पदार्थ होता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है। कमेंट करके बताओ दूसरा सबसे ज़्यादा पेय पदार्थ कौन सा है। चाय का उपयोग करने वाला पहला देश चीन को माना जाता है, क्योंकि यहाँ के दोस्तों पुरानी कथाओं में मिलते हैं प्रमाण कि 5000 साल पहले भी चाइना में चाय पिया जाता था। क्लियर। अब ये 2 दिवस हो गए। तीसरा दिवस देखो, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। ये 21 मई को मनाया जाता है। दुनिया भर की जो कल्चर है इनकी समृद्धि को बढ़ाने के लिए, जश्न मनाने के लिए और शांति और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2002 में इसकी घोषणा करी हुई थी। क्लियर। तो ये तो 3 महत्वपूर्ण दिवस हुए 21 मई के। मई महीने के अभी तक जो भी महत्वपूर्ण दिवस आए हैं उनका हम लोग कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया, 1923 से शुरुआत हुई इसकी। 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या कहें नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 14 मई को इस बार मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये 2 मई महीने के और अक्टूबर महीने के 2nd सैटरडे को मनाया जाता है। इसके बाद 16 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया और 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया गया। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 18 मई को ही HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस भी मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। क्लियर। सभी दिवस को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर पसंद आया करे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दिया करो। अच्छा, अब से डेली दोस्तों इवनिंग में 5 PM पर, डेली इवनिंग में 5 PM पर आप लोग के लिए एक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें जनवरी 2021 से हम लोग आज तक का करंट अफेयर रिवाइज कर रहे हैं, और ये सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है। सुपर फास्ट रिवीजन मतलब बहुत तेजी के साथ हम लोग रिवीजन करने वाले हैं इसमें। इसी वजह से आपको वन लाइनर फॉर्मेट में ये रिवाइज कराया जा रहा है, जैसे 50-50 क्वेश्चन तेजी से हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रिवाइज करते रहे। तो डेली 5 बजे आप लोग जुड़िए हमसे लाइव इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कल की क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन परसों एक क्लास हुई थी, उसको भी आप देख लीजिएगा। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना शुरू किया? तो लोक मिलनी योजना शुरू किया है दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब के जो नए CM बने हैं अभी भगवंत मान, इन्होंने लोक मिलनी योजना शुरू की है। लोक मिलनी योजना बेसिकली दोस्तों लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए एक योजना है। पंजाब राज्य के लोग जो हैं वो अपनी शिकायतें कर सके, उनके लिए ये योजना है, जिससे उनको बेहतर फीडबैक के माध्यम से बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए। तो अपनी तरह की ये पंजाब की पहली जनसंपर्क कार्यक्रम है। CM नए जो CM बने हैं भगवंत मान, इन्होंने ये शुरू की हुई है। ये आम आदमी पार्टी से हैं। अभी आपको पता होगा दोस्तों, जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद फिर पंजाब, मणिपुर और गोवा। तो इन 5 राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य था पंजाब, जहां पर बीजेपी के अलावा किसी पार्टी की सरकार बनी थी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन प्रचंड बहुमत से बनी थी। यहाँ पर 117 सीटों में दोस्तों 92 सीटें अकेले जीती थी आम आदमी पार्टी। तो CM भगवंत मान बनाए गए और उसके बाद से ये चीज़ें चल रही हैं। अभी शुरुआत में ही मैंने कल की वीडियो का जो रिवीजन करवाया उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि इन्होंने 1500 रुपये प्रति एकड़ किसानों को, धान की खेती करने वाले किसानों को मुआवजा नहीं कहेंगे, इसे प्रोत्साहन राशि कहेंगे, दिए जाने की घोषणा की है। चलिए पंजाब आया है, फिलहाल देख लेते हैं पंजाब है कहाँ पर। तो आप इंडिया के मैप में देखोगे यहाँ रहा पंजाब। पंजाब अपना बॉर्डर जम्मू कश्मीर से भी शेयर करता है, जो कि यूनियन टेरिटरी है। हिमाचल प्रदेश से शेयर करता है, हरियाणा से और राजस्थान से शेयर करता है। चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है, भगवंत मान यहाँ के CM, बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के हैं गवर्नर, रविशंकर झा जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। क्लियर है। यहाँ पर जिलों की संख्या 23 है, जिलों की संख्या पूछा जा सकता है आपसे। अगला, भारत के किस राज्य में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB,
एनडीबी जो है दोस्तों ये गुजरात में खोलेगा अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय भारत का। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है बेसिकली ये ब्रिक्स, जो आप जानते हो ब्रिक्स संगठन, ब्रिक्स का ही बैंक कहलाता है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो ब्रिक्स की जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये गुजरात में दोस्तों जो गिफ्ट सिटी बनाई गई ना, गिफ्ट सिटी, वहां पर अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने जा रही है। अच्छा, गिफ्ट सिटी क्यों कहा जा रहा है इसे? इसका फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। एक बहुत ही खूबसूरत सिटी बनाई गई है, ये कृत्रिम सिटी भी हम लोग कह सकते हैं, एक प्रकार से डिजाइन की गई है बड़े अच्छे तरीके से। तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे हम लोग गिफ्ट सिटी के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, यहाँ पर एनडीबी खोलेगा अपना ये, जिससे भारत में दोस्तों नई परियोजनाओं के डेवलपमेंट, उनके एग्जीक्यूशन, उनकी देखरेख, ये सब में अपनी उपस्थिति बढ़ा सके। एनडीबी जो है इसके बारे में बात करो, 2015 में स्थापित हुआ था ब्रिक्स देशों के द्वारा, यानी ब्राजील, रसिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की अभी इस बार की मीटिंग कहाँ पर हो रही है? चाइना में। और मैंने आपको बताया था कि जब चाइना में हो रही है इस बार, अभी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, तो इस बार सारी मीटिंगें चाइना में ही होगी और बिल्कुल ऐसे सीरियल वाइज चलती है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये नाम से ही यहाँ पर मिला हुआ है। लेकिन एनडीबी में भी क्या इतने ही सदस्य हैं? नहीं, एनडीबी में दोस्तों कुछ और सदस्य अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं। जैसे 4 नए सदस्य जुड़े हैं, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, ये 3 पहले एक बार जुड़े, उसके बाद मिस्र भी जुड़ गया अभी हाल फिलहाल में। तो 4 नए देश जुड़े, यानी कि अगर पूछा जाए एनडीबी में सदस्यों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 9, और ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 5। क्लियर? एनडीबी के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्रायोजो। अगला देखते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? तो वो बन गई है दोस्तों अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप तो इस समय छा गई है। यूएई का जो T20 लीग शुरू होने वाला है, वहां पर अडानी ग्रुप की ही जो एक कहें कि सब यूनिट है, सब कंपनी है, अडानी स्पोर्ट लाइन। तो स्पोर्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों, अडानी स्पोर्ट लाइन। इसने यहाँ पर एक फ्रेंचाइजी टीम खरीद ली है। जैसे आप आईपीएल देखते हो ना, तो आईपीएल में 10 टीमें इस टाइम पर हैं, तो 10 टीमों में 10-10 कंपनियों ने, मतलब 10 कंपनियों, या कहें कि 10 से ज़्यादा भी कंपनियां हैं, कई कई टीमों में कई कंपनियों के शेयर है, लेकिन 10 उसके मालिक होंगे ना। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 टीमें हैं, 6 फ्रेंचाइजी टीमें, और इसमें 6 मालिकों में, 6 टीम के मालिकों में एक टीम की मालिक है अडानी स्पोर्ट लाइन। और ये बन गई है पहली भारतीय कंपनी जो यूएई में जाकर के T20 वहाँ की फ्रेंचाइजी ले ली है। क्लियर है? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अभी आया था बायजूस से रिलेटेड, बायजूस से रिलेटेड, अब तो आपको याद ही आ गया होगा। फीफा, जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 का, उसमें दोस्तों इसे स्पॉन्सरशिप मिली है। ठीक है, फीफा का स्पॉन्सरशिप हासिल करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बनी है बायजूस, और साथ ही साथ दुनिया की पहली एडटेक कंपनी बनी हुई है। फिलहाल हम लोग अडानी ग्रुप की बात करेंगे। अडानी ग्रुप से ही अभी एक क्वेश्चन आया था कि इसने अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट का एक्विजिशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने कहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान स्टेशन स्थापित किया? तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने दोस्तों अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान सेंटर स्टेशन स्थापित किया हुआ है। माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया गया है। 8,830 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थापित किया गया है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नेट जियो भी कहते हैं। नेट जियो ने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। अब आप कहोगे माउंट एवरेस्ट तो दोस्तों नेपाल में है, तो नेपाल में, जिसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं हम लोग ना, सागरमाथा कहते हैं नेपाल में, तो भारत कैसे वहां पर जाकर स्थापित किया, मतलब अनुमति कैसे मिली? तो देखो नेपाल से इसके लिए एक डील हुई, एमओयू पर एक साइन हुआ था कि चलो जब तक नेपाल के पास टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती है लगभग 4 से 5 साल तक, तो 2026 तक नेट जियो जो है यही वहां पर ऑपरेट करे। जब नेपाल कैपेबल हो जाएगा, नेपाल की जो टेक्नोलॉजी है वो हस्तांतरित हो जाएगी पूरे अच्छे तरीके से उसके पास, तब वो एक्सेस ले लेगी। तो फिलहाल 2026 तक भारत की नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ही यहाँ पर एक्सेस करेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्रा। अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में लौह अयस्क के खनन और निर्यात को मंजूरी दी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक में लौह अयस्क और लौह अयस्कों के खनन और निर्यात को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी टाइम से दोस्तों बैन लगा रखा था
कर्नाटक में खनन का करने से, लौह अयस्कों के खनन करने से 2012 में इसने बैन लगाया था। क्यों? जिससे पर्यावरण का क्षरण रोका जा सके, क्योंकि दोस्तों जब खनन होता है तो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इस वजह से अभी के लिए फिलहाल भारत की जो स्थिति है, क्योंकि भारत देख रहे हैं आप इस समय थोड़ा सा डाउन जा रहा है दोस्तों कई मामलों में, और दुनिया भर में क्राइसिस लगी हुई है एक्सपोर्टेशन इंपोर्टेशन को लेकर के। इस वजह से फिलहाल भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है इसने खनन कंपनियों को कहा है कि आप जाओ और बल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जो कि कर्नाटक के ज़िले हैं, यहाँ से खनन करो, खुदाई करो और इसका एक्सपोर्टेशन करो लौह अयस्कों का, आपका भी मुनाफा हो, सरकार को भी टैक्स दो। ठीक है, अभी आपको देखो, अगर अभी तक तो न्यूज़ मिल ही गई होगी, कल की न्यूज़ है, भारत सरकार ने दोस्तों 8 रुपये पेट्रोल के दामों में और 6 रुपये डीजल के दामों में कमी कर दी है। इसके अलावा 200 रुपये सिलेंडर में सब्सिडी भी देने की घोषणा की हुई है, सिलेंडर गैस में। ठीक है, तो ये स्टेप्स क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि महंगाई दर आपको देख रहे होंगे आप लगातार बढ़ती जा रही है। अभी मैंने आपको WPI और CPI के बारे में भी बताया था पिछली वीडियोज़ में। तो मैंने आपको बताया था कि अब देखना यही होगा कि सरकार क्या स्टेप लेती है, RBI क्या और स्टेप लेती है इसको कम करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप लिया गया है महंगाई को कम करने के लिए। अब देखना है कि इससे इसका रिजल्ट कितना देखने को मिलता है। क्लियर है? ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की दोस्तों ई बुक आई हुई है, इसको आप ले सकते हो। 2021 का संपूर्ण करंट अफेयर का कवरेज आपको मिल जाएगा यहाँ पर सिर्फ एक ई बुक में। इसके अलावा भी आप अगर हर महीने की लेना चाहते हो तो हर महीने की ई बुक भी ले सकते हो। अभी रिसेंटली यूपी जीके का, यूपी स्पेशल जीके का ये ई बुक लॉन्च हुआ है, बहुत सारे बच्चे इसको ले रहे हैं। इसको जाकर के आपको जरूर लेना चाहिए अगर आप यूपी लेवल के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 2020, 2021 और 2022 का करंट अफेयर मिल जाता है अभी तक का। इसके अलावा यूपी का संपूर्ण जीके भी मिल जाता है स्टैटिक वाला। इसके अलावा कंप्यूटर के 250 क्वेश्चंस का मिल जाता है मॉक टेस्ट, जो कि आप जानते हो कि यूपी लेवल का कोई सा भी एग्जाम होता है बिना कंप्यूटर से क्वेश्चन बने उसमें पेपर सॉल्व नहीं, सेट नहीं होता है, बनता है। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें जाकर के MJT ऐप से ले सकते हो। गूगल पे, फोन पे और अमेजन पे वगैरह, पेटीएम वगैरह के माध्यम से भी इसे ले सकते हो। व्हाट्सएप पर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हो। अगला देखते हैं, हाल ही में RBL बैंक ने UPI भुगतान के लिए किससे समझौता किया? तो RBL बैंक ने दोस्तों UPI पेमेंट के लिए अभी हाल ही में अमेजन पे के साथ समझौता किया हुआ है। RBL बैंक एक बैंक है दोस्तों, और अमेजन पे जो है अब इसकी मदद लेगा UPI पेमेंट करने में। अमेजन पे एक्चुअली में ये अमेजन पे लेटर नाम से एक अपना वो चलाता है सिस्टम, जिसमें कि बाय नाउ पे लेटर वाला ऑप्शन होता है। 1 मंथ बाद पेमेंट करना होता है, तो उसके लिए साथ ही साथ अमेजन वेब सर्विसेज के लिए, अमेजन वेब सर्विसेज जो है इसके सब्सक्रिप्शन वगैरह इन सब लेने में, साथ ही साथ अमेजन पे भी जो चलता है उसमें भी UPI जनरेट करने के लिए, UPI ID बनवाने के लिए इसने एक बैंक के साथ समझौता किया, क्योंकि बिना बैंक के साथ समझौता किए तो UPI ID देगा नहीं, NPCI। ठीक है, तो NPCI से UPI ID इनको मिल गया है, कौन सा? @RAPL। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में दिल्ली के यूनिफाइड MCD के कमिश्नर कौन बने? तो दोस्तों दिल्ली के यूनिफाइड MCD के कमिश्नर अभी हाल ही में बना दिए गए ज्ञानेश भारती। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी एक्चुअली में दोस्तों दिल्ली का जो नगर निकाय है उसमें तीनों नगर निकाय को जोड़ करके एक कर दिया गया, संयुक्त कर दिया गया। तो जब संयुक्त कर दिया गया तो उसमें संयुक्त कमिश्नर इनको बनाया गया है अभी ज्ञानेश भारती को। अभी दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 लाया गया और इसके तहत 3 नगर निकायों को एक ही MCD में विलय कर दिया गया है। इस वजह से ये हो जाता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अभी अश्विनी कुमार को इसका विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया और ज्ञानेश भारती को इसका नया कमिश्नर बना दिया गया है। क्लियर? अगला, DGCA ने कितने सालों के बाद जेट एयरवेज को फिर से उड़ान भरने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों DGCA ने अभी हाल ही में 3 वर्षों के बाद एक बार फिर से, जो एक टाइम पर दिवालिया हो गई थी जेट एयरवेज, इसको दोबारा से उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है। तो जेट एयरवेज एक बार फिर से दोस्तों उड़ान भर पाएगी। अच्छा, ये इस टाइप का कारनामा करने वाली भी पहली बन गई है एयरलाइंस भारत की, कि दिवालियापन के बाद से दोबारा से बाउंस बैक की, उसके बाद फिर से अपना जो है उड़ान प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। तो इसको फिलहाल DGCA ने घोषित किया है कि वित्तीय संकट से अभी जूझ रहे हो, चलो कोई बात नहीं, एक मौका और देते हैं। अब एयर ऑपरेटर सर्विसेज का इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। DGCA के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन
इसके महानिदेशक हैं अरुण कुमार जी और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। अगला देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2022 में भारत को कितने अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत ने इतिहास रच दिया है, भारतीय इतिहास में अभी तक का ये सबसे ज्यादा एफडीआई था। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत ने दोस्तों अब तक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। एफडीआई भारत को मिला है 83.57 इस वाले वित्तीय वर्ष में। 83.57 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है। 2020-21 में दोस्तों ये 81.97 बिलियन डॉलर था। और इसमें अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा किस सेक्टर में वृद्धि हुई है, तो सबसे ज्यादा विनिर्माण क्षेत्रों में दोस्तों एफडीआई में फ्लो ज्यादा देखने को मिला है। 76% की वृद्धि देखने को मिली हुई है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए एफडीआई के मामले में देश कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। इसके बाद अमेरिका को 18% और मॉरिशस तीसरा नंबर पर है जहां पर एफडीआई सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है। एफडीआई मतलब होता क्या है, इसको समझो आप आराम से। देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी अगर आपके देश में फॉरेन से डायरेक्ट कोई इन्वेस्टमेंट होता है तो उसे एफडीआई कहते हैं। अब वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी के द्वारा हो सकता है कोई कंपनी के द्वारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, या हो सकता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाए, या फिर हो सकता है कोई कंपनी यहाँ पर आकर के अपना ही फर्म खोले। तीनों ही स्थिति में एफडीआई प्राप्त होता है दोस्तों, और इससे इंडिया का मुद्रा भंडारण बढ़ता है, बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो चलिए बस ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक मिलता रहे। अच्छा, बात करते हैं हम लास्ट डे के क्वेश्चंस की, जो मैंने कल आपसे पूछ रखे थे, जिनका जवाब आपको देना है। अब से लास्ट में बताया जाएगा, जिससे जिन लोगों को दोस्तों यहीं तक वीडियो देखना होगा वो यहीं तक देख करके भी वीडियो जा सकते हैं, और जिन लोगों को पूरी देखनी है, क्वेश्चन जो आंसर भी करते हैं वो लोग भी इसे आंसर कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको यही कहूँगा कि आप डेली इन 2 सेगमेंट को भी देखा करो। डेली जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उस क्वेश्चन को भी आप लोग कवर किया करो, उसका आंसर लिखा करो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो क्वेश्चन के बीच में से क्वेश्चन बनाए गए रहते हैं। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आजकल के एग्जाम में क्वेश्चन के बीच में से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फिलहाल कल के क्वेश्चन थे, OICA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा वाहन बाजार की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। डीफ ओलंपिक में भारत ने 16 मेडल जीते हैं, 8 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीते हैं, जिनमें से 7 ब्रॉन्ज भी। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का आपके लिए क्वेश्चन है, स्काई रूट एरोस्पेस का हेडक्वार्टर कहां पर है? अगला, भारतीय एयरटेल के संस्थापक कौन है? दोनों के बारे में आपको जो जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। अभी स्काई रूट एरोस्पेस ने दोस्तों एक रॉकेट बनाया हुआ है, उस रॉकेट के तीसरे स्टेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है, ये भी आप बता दीजिएगा। चलिए, इस वीडियो की क्विज जाकर के MZT ऐप पर सॉल्व कर लीजिए। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आप पा जाएंगे, वहीं से आप फ्री में क्विज, PDF, बहुत सारे वीडियो कोर्सेज, बहुत सारी ई बुक्स आप प्राप्त कर पाएंगे। फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।